Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 9th August 2021. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also download June 2021 magazine from our website spmisacademy.com. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is taken from editorial segment. It is about Brahmaputra board and this topic is important from our syllabus paper 6 SIM issues point of view. तो ब्रह्मपुत्रा बोर्ड क्या है? ये ब्रह्मपुत्रा बोर्ड इट इज़ एन ऑटोनोमस स्टैट्यूटरी बॉडी. स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब इट हैज़ बीन क्रिएटेड अकॉर्डिंग टू अ लॉ. जिस लॉ के हिसाब से इसको बनाया गया वो है ब्रह्मपुत्रा बोर्ड एक्ट ऑफ 1980. दिस लॉ वाज पास्ड बाय द यूनियन पार्लियामेंट. और इस कानून के हिसाब से ब्रह्मपुत्रा बोर्ड एक्ट ऑफ 1980 के हिसाब से फिर इस बॉडी को बनाया गया इन 1982 एंड इट वर्क्स अंडर ओवरऑल सुपरविजन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज. और इसका काम क्या है? तो जो भी ब्रह्मपुत्रा या बराक वैली एरिया है पूरे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को ये कवर कर लेते हैं. यानी कि ब्रह्मपुत्रा या बराक रिवर के वैली प्लस इनके ट्रिब्यूटरीज को अगर ले ली जाए तो पूरे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को वो कवर कर लेते हैं. इन पूरे एरियाज़ के अंदर वाटर को मैनेज करना कि कहीं पे ज़्यादा फ्लड ना हो या वाटर रिसोर्सेज को बेस्ट तरीके से यूटिलाइज़ करना, दैट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस ब्रह्मपुत्रा बोर्ड. और इसकी फंडिंग कहाँ से आती है? तो द फंडिंग कम्स इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट इन एड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. जिस फंड की मदद से ब्रह्मपुत्रा बोर्ड काम करता है. इट इज़ हेड क्वार्टर्ड एट गुवाहाटी इन आसाम. इसके टोटल 21 मेंबर्स हैं. आउट ऑफ दिस 21 4 आर फुल टाइम मेंबर्स वाइल 17 आर पार्ट टाइम मेंबर्स हु गेट रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम ऑल द स्टेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन. अब जरा समझते हैं कि इस ब्रह्मपुत्रा बोर्ड का मेन फंक्शन क्या है या मेन ऑब्जेक्टिव क्या है. तो इसके 3 मेन ऑब्जेक्टिव हैं जो आपको एज इट इज़ मेंस में लिखने अगर ये आ गया तो. फर्स्ट, प्रिपरेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मास्टर प्लान्स फॉर मैनेजमेंट ऑफ फ्लड. तो कैसे हमारे स्टेट के अंदर या पूरे नॉर्थ ईस्ट के अंदर फ्लड को मैनेज किया जाए, इसके लिए एक प्रॉपर प्लान डेवलप करने की जिम्मेदारी दी गई है ब्रह्मपुत्रा बोर्ड को. रिवर बेस्ड इरोजन या ड्रेनेज कंजेशन के प्रॉब्लम्स को अवॉइड कराना. ड्रेनेज कंजेशन देखो, जो भी फ्लडिंग की प्रॉब्लम होती है वो मेनली इसीलिए होती है क्योंकि कहीं ना कहीं जो रिवर के जो छोटे छोटे चैनल्स होते हैं उनमें कंजेशन आ जाता है और उस कारण से फिर फ्लडिंग की प्रॉब्लम होती है. और बैंक इरोजन, ये 2 मेन प्रॉब्लम है जो हम फेस कर रहे हैं. रिवर ड्रेनेज कंजेशन के कारण फ्लडिंग और जो हमारे रिवराइन डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो बैंक वाले डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहाँ पे तेज पानी के बहाव के कारण रिवर का इरोजन, बैंक का इरोजन. दीज आर द 2 मेन प्रॉब्लम्स वी आर फेसिंग और उन दोनों ही प्रॉब्लम्स का सस्टेनेबल तरीके से सॉल्यूशन फाइंड करना रिस्पॉन्सिबिलिटी है ब्रह्मपुत्रा बोर्ड का. तीसरा, डेवलपमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज ऑफ ब्रह्मपुत्रा वैली. तो जो भी ब्रह्मपुत्रा वैली है या बराक वैली है, इसका वाटर रिसोर्सेज को किस तरीके से बेस्ट यूटिलाइज किया जा सके, ये पर्पस है इस ब्रह्मपुत्रा बोर्ड का. अब ये बोर्ड आपको तो ऑब्वियसली पता ही है कि हमारे स्टेट के अंदर अभी भी फ्लड या इरोजन एक मेजर प्रॉब्लम बना हुआ है. हर साल इस मानसून महीने में तो कम से कम फ्लड बहुत ज़्यादा हो जाता है मानसून सीजन में, और फ्लड के साथ साथ इरोजन लगातार होता जा रहा है. आपको पता है मजूली का एरिया कितना ज़्यादा घट चुका है, लगभग 50 to 60% घट चुका है इन लास्ट 70 ईयर्स. तो मतलब frequent flooding and frequent erosion are the 2 major problems that we are still facing. तो इसका मतलब ये है कि ये जो बॉडी है ब्रह्मपुत्रा बोर्ड, ये कुछ खास सक्सेसफुल रही नहीं है. इट हैज़ नॉट बीन एबल टू फाइंड अ सस्टेनेबल सॉल्यूशन टू द फ्रीक्वेंट प्रॉब्लम ऑफ फ्लड एंड इरोजन. और इसीलिए 2015 में इसको बदलने की कोशिश की गई. एक नया बिल रखा गया, नए कानून के हिसाब से इस ब्रह्मपुत्रा बोर्ड को बदलने की कोशिश की गई. इसको नया नाम दिया गया नॉर्थ ईस्ट ब्रह्मपुत्रा रिवर रिजुविनेशन अथॉरिटी बाय अमेंडिंग दिस ब्रह्मपुत्रा बोर्ड एक्ट ऑफ 1980. तो पुराने ब्रह्मपुत्रा बोर्ड को बदल करके एक नया बॉडी बनाने की कोशिश की गई जिसका नाम रखा गया था नॉर्थ ईस्ट ब्रह्मपुत्रा रिवर रिजुविनेशन अथॉरिटी. लेकिन अगर सही मायनों में देखा जाए तो ये रहा ब्रह्मपुत्रा बोर्ड, ये है नॉर्थ ईस्ट ब्रह्मपुत्रा रिजुविनेशन अथॉरिटी. मतलब दोनों में कोई खास अंतर है नहीं. It's like putting a wine from one bottle into other bottle, putting a wine from old bottle into new bottle. वाइन तो वही है, खाली आपने बॉटल बदल दिया, ऊपर से लेवलिंग बदल दी. ब्रह्मपुत्रा बोर्ड का नाम बदल के खाली आपने कर दिया नॉर्थ ईस्टर्न ब्रह्मपुत्रा रिवर रिजुविनेशन अथॉरिटी, लेकिन उनके फंक्शनिंग में कोई अंतर नहीं किया आपने. वो वैसे ही काम कर रहे थे. तो क्या फंक्शनिंग में प्रॉब्लम है वो जरा समझेंगे. एक बात तो आप सब अग्री करेंगे कि फ्लड मेजर प्रॉब्लम है हमारे स्टेट में अभी तक.
चाहे वो ब्रह्मपुत्रा बोर्ड की बात हो 1980 के बाद से, या 2015 के बाद से नॉर्थ ईस्टर्न ब्रह्मपुत्रा रिवर रिजर्वनेशन अथॉरिटी की बात हो, कोई भी इस तरह की बॉडी जो है वो फ्लड या इरोजन के प्रॉब्लम का सस्टेनेबल सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाई है। फ्लड हैज़ बीन अ मेजर इकोनॉमिक प्रॉब्लम, क्योंकि इसके कारण लैंड, एग्रीकल्चरल लैंड का लॉस हो रहा है ईयर ऑन ईयर इरोजन के कारण, और फ्लड हो जाता है तो एग्रीकल्चरल सीजन का या क्रॉपिंग सीजन का लॉस होता है। इट कॉजेज अ लॉट ऑफ डैमेज टू प्रॉपर्टी एज वेल। प्लस जब लैंड कम हो रहे हैं या फिर लैंड से आने वाले रिसोर्सेज खेती के फॉर्म में वो कम हो रहे हैं, तो नेचुरली इट इज़ लीडिंग टू सोशल कन्फ्लिक्ट। जो बचा खुचा लैंड है उसके ऊपर कन्फ्लिक्ट होता है कि ये ज़मीन मेरी है तो ये मेरी है। वाई? बिकॉज द लैंड रिसोर्सेज आर डिक्रीजिंग एंड पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग, सो दैट इज लीडिंग टू सोशल कन्फ्लिक्ट एज वेल। सो फ्लड इज ऑफ कोर्स एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम बट इट इज़ सोशल प्रॉब्लम एज वेल। ये पूछा गया था, ये एक मेरे स्टूडेंट से पिछले बार जो APSC का इंटरव्यू हुआ था उसमें पूछा गया था कि अच्छा ये जो फ्लड का प्रॉब्लम है ये तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, ये तो सब जानते हैं, ये सोशल प्रॉब्लम है कि नहीं है, इस पे ज़रा बताइए। तो इस तरह का सवाल पूछा गया था। तो ऑफ कोर्स एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम विल ऑटोमेटिकली लीड टू सोशल प्रॉब्लम। जब इकोनॉमिक कन्फ्लिक्ट हो, इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स होंगे तो ऑफ कोर्स फिर समाज में सोशल कन्फ्लिक्ट बढ़ेंगे, लोग लड़ाइयाँ करेंगे। जैसे आप देखिए कोरोना के बाद ही जैसे इकोनॉमिक चैलेंजेज हम फेस कर रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है, तो आप देखिए कि क्राइम सोसाइटी में थोड़ा बढ़ गया है। तो वेन एवर देर विल बी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, इकोनॉमिक चैलेंजेस, दैट ऑटोमेटिकली विल लीड टू सोशल कन्फ्लिक्ट्स एज वेल। तो ये हो रहा है इस रिवर इरोजन के केस में भी, और हम अभी तक कोई सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाए हैं। और इस आर्टिकल में फिर क्या सजेशन दिया गया है वो भी ज़रा समझते हैं। इस आर्टिकल में बताया गया है, जो जाहिर सी बात है कि वी स्टिल आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ फ्लड एंड इरोजन, और ब्रह्मपुत्रा बोर्ड हो या बाद में नॉर्थ ईस्टर्न ब्रह्मपुत्रा रिवर रिजुवनेशन अथॉरिटी हो, दे आर फेल्ड टू फाइंड एनी सस्टेनेबल सॉल्यूशन। और इसके पीछे मेन कारण क्या है कि दोनों एक ही बॉडी हैं, कोई खास अंतर है नहीं, खाली नाम बदला है। और क्यों एक ही बॉडी है? क्योंकि दोनों में तो बस ब्यूरोक्रेट्स हैं या फिर पॉलिटिशियंस हैं। सो द मेंबर्स ऑफ दीज बोथ बॉडीज, ब्रह्मपुत्रा बोर्ड हो या ब्रह्मपुत्रा रिवर रिजुवनेशन अथॉरिटी हो, दिस दोनों में ही पॉलिटिकल मेंबर्स हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव बैकग्राउंड के लोग हैं। कोई टेक्निकल बैकग्राउंड का इंसान नहीं है, या टेक्निकल बैकग्राउंड का इंसान भी है तो उसको कोई डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है। तो इसी कारण से इस आर्टिकल में सजेस्ट किया गया है कि ब्रह्मपुत्रा बोर्ड को पूरी तरह से एबॉलिश कर दिया जाए और एक नई बॉडी बनाई जाए फॉर मैनेजमेंट ऑफ फ्लड एंड इरोजन इन असम। और ये जो नई बॉडी हो उसके हेड्स जो हों वो टेक्नोक्रेट्स हों, जिनको फ्लड के फील्ड में, इरोजन के फील्ड में जिन्होंने एक्सपर्टाइज हासिल किया हो, जिनका साइंस का बैकग्राउंड हो, एंड दे शुड बी मेड हेड ऑफ सच बॉडी एंड दे शुड बी अलाउड टू हैव डिसीजन मेकिंग पावर रादर देन हैविंग पॉलिटिकल और ब्यूरोक्रेट्स हेडिंग सच ऑर्गेनाइजेशन। जब तक वो हेड रहेंगे दे वोंट बी एबल टू फाइंड ए लॉन्ग टर्म और सस्टेनेबल सॉल्यूशन, ऐसा इस आर्टिकल में सजेशन दिया गया है। चलिए, the next article is taken from national segment. It is about Commission for Air Quality Management in North National Capital Region, NCR region. This topic is important from our syllabus paper 3 governance point of view. जरा समझते हैं करंट न्यूज़ है क्या। तो देखिए, पार्लियामेंट ने एक कानून पास किया है। इस कानून का नाम ही है कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन द NCR रीजन बिल 2021। इस बिल के हिसाब से एक नई बॉडी बनाई जाएगी जिसका नाम होगा कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी होगी बिकॉज इट इज़ बीइंग क्रिएटेड अकॉर्डिंग टू अ लॉ, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। अब ये कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट क्यों बनाया जा रहा है वो भी समझिए। तो यहाँ समझिए, अभी दिल्ली में देखिए, और दिल्ली और आसपास के एरिया में एयर पॉल्यूशन का प्रॉब्लम तो काफ़ी सीवियर है, तो आप सब जानते हैं दुनिया के सबसे पॉल्यूटेड शहरों में से एक आता है दिल्ली। तो आज फार एज एयर पॉल्यूशन इज़ कंसर्न, और कई सारी बॉडीज़ हैं जो वहाँ पे एयर पॉल्यूशन के फील्ड में काम कर रही हैं, जैसे सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, या फिर दिल्ली और NCR के जो स्टेट्स हैं उनकी स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जैसे कि दिल्ली की, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। उसके अलावा 1998 में सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पे एक और बॉडी बनाई गई थी, इन्वायरमेंट पॉल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटी, EPCA। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन देकर के दिल्ली के लिए एक स्पेशल एनवायरनमेंट बॉडी बनवाई थी, EPCA, एनवायरनमेंट पॉल्यूशन प्रिवेंशन कंट्रोल अथॉरिटी, जिसको काम दिया गया था इन्वायरमेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले, ताकि इन्वायरमेंट पॉल्यूशन को, खासकर एयर पॉल्यूशन को दिल्ली और आसपास के एरिया में कंट्रोल में रखा जा सके। तो प्रॉब्लम क्या है, अब जरा ये समझिए, कई सारी बॉडीज़ हो गए, सेंट्रल लेवल की बॉडी हो गई, स्टेट लेवल की बॉडी हो गई, स्टेट गवर्नमेंट खुद हो गई, दिल्ली सरकार हो गई, सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी हो गई, सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई अथॉरिटी जो सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट करती है, EPCA। ऑल ऑफ देम आर वर्किंग इन डायरेक्शन ऑफ मैनेजिंग एयर पॉल्यूशन। तो इन
तमाम अलग अलग बॉडीज़ के कारण थोड़े से कन्फ्यूजन भी हो रहे थे एयर पॉल्यूशन को टैकल करने में, और इसी कारण से फिर सरकार ने फैसला लिया कि एक कानून बना करके एक नई बॉडी बनाई जाए, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, जो अकेली अथॉरिटी होगी दिल्ली और एनसीआर रीजन में एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। तो अब ये जो EPCA है जो 1998 में बनाया गया था सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पे, इसको ख़त्म कर दिया गया। सो EPCA विल नो लॉन्गर एग्जिस्ट एंड दिस कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट विल रिप्लेस EPCA। लेकिन ये जो बाकी सारी बॉडीज हैं जैसे सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये रहेंगी, बट दे विल एक्ट अंडर गाइडेंस ऑफ दिस कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट एज फार एज एयर पॉल्यूशन इन दिल्ली एंड एनसीआर रीजन इज कंसर्न। क्योंकि देखो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड या स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सिर्फ एयर पॉल्यूशन के लिए तो काम करती नहीं है, ये तो वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, हर डायरेक्शन में काम करती हैं, इसलिए इनको एबोलिश नहीं किया गया, इनको रखा गया है। लेकिन जहाँ तक एयर पॉल्यूशन का सवाल है दिल्ली और आसपास के एरिया में, वहाँ पे ये लोग काम करेंगे अंडर ओवरऑल गाइडेंस ऑफ कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। लेकिन ये जो EPCA था इसका तो काम ही था एयर पॉल्यूशन को मैनेज करना, तो इसको हटा दिया गया है क्योंकि अब इसके जगह पे एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन आ गई है, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, क्रिएटिंग अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। तो ये जो कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट होगा, इट विल हैव ए 17 मेंबर कमीशन और इसका एक चेयरमैन होंगे एंड द चेयरमैन विल हैव एटलीस्ट 15 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन और रिटायरमेंट एज होगी चेयरमैन की 70 ईयर्स। बाकी जो रिप्रेजेंटेटिव स्टेट्स हैं जैसे दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, यहाँ से रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे इन दिस कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। इस कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के क्या पावर्स होंगे वो भी समझिए। इट विल हैव पावर टू इशू डायरेक्शंस टू अबेट एयर पॉल्यूशन क्राइसिस। तो दिल्ली में आपको पता होगा सर्दियों से पहले दिल्ली और आसपास के एरिया में एयर पॉल्यूशन का प्रॉब्लम कितना ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उस टाइम में इस बॉडी के पास सीधे सीधे पावर होंगे डायरेक्शन इशू करने के, अलग अलग तरह के, कि इस आप कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ को रोक दीजिए, तो फिर आप आसपास के जो इंडस्ट्रीज हैं उनको बंद कर दीजिए कुछ दिनों के लिए। दिल्ली में ऑड इवन का रूल भी लगा सकती है ये लोग, ये ऑर्गेनाइजेशन। उसके अलावा दिस बॉडी विल हैव एग्जीक्यूटिव पावर्स। एग्जीक्यूटिव पावर्स मतलब इट विल गिव डायरेक्शंस डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट्स। दिल्ली और एनसीआर की सरकारों को सीधा सीधा डायरेक्शन देगी कि आपको ये काम करने हैं, सड़कों पे पानी का छिड़काव कराना है, इस तरह के काम करने हैं, स्मोक टावर लगवाना है एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। प्लस तो एग्जीक्यूटिव पावर तो होंगे ही होंगे, डायरेक्शंस रिलीज करने के पावर तो होंगे ही होंगे, प्लस इट विल हैव पावर टू पनिश एज वेल। दैट मीन्स इट विल बी अ क्वासी जुडिशियल बॉडी। तो ये 5 साल तक की सज़ा भी सुना सकती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को। मान लीजिए इसने ऑर्डर रिलीज किया कि आसपास की इंडस्ट्रीज़ को बंद रहना है, और फिर भी अगर कोई इंडस्ट्री चल रही है तो वहाँ के जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं उनको 5 साल तक की सज़ा सुना सकती है या 1 करोड़ तक का फाइन लगा सकती है, या दोनों भी दे सकती है। तो ये जो बॉडी होगी कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, ये समझिए एग्जीक्यूटिव हेड होगी एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। इसके पास थोड़े से जुडिशियल पावर भी होंगे, लेकिन इस बॉडी के जो जुडिशियल पावर्स होंगे उसके खिलाफ एक पेटिशन फाइल की जा सकती है, अपील फाइल की जा सकती है इन नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल आपको पता है एक तरह का ट्रिब्यूनल है क्रिएटेड अंडर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट ऑफ 2010। तो आप अगर कमीशन फॉर एयर क्वालिटी ने आपको सज़ा सुना दी मान लीजिए 5 साल की, या आपके ऊपर फाइन लगा दिया 1 करोड़ का, तो आप इसके खिलाफ जा सकते हैं NGT में अपील करने। तो दैट इज़ वेयर यू कैन फाइंड सम रिकॉर्ड्स। अगर इस बॉडी के बारे में थोड़ा और पढ़ा जाए तो किस तरह के ये डायरेक्शंस दे सकती है या क्या इसके पावर होंगे। इट विल एंटरटेन कंप्लेंट्स फॉर प्रोटेक्टिंग एंड इंप्रूविंग एयर क्वालिटी। इट विल रेगुलेट और प्रोहिबिट एक्टिविटीज दैट में कॉज और इंक्रीज एयर पॉल्यूशन। इट विल ले डाउन पैरामीटर्स फॉर एयर क्वालिटी फॉर इमिशन और डिस्चार्ज ऑफ पॉल्यूशन। रिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल ऑपरेशन दैट में कॉज एयर पॉल्यूशन। अगर यहाँ पे पेनल्टी प्रोविजन देखा जाए तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है 5 साल तक का जेल या 1 करोड़ तक का फाइन। अपील्स कैन बी मेड ओनली बिफोर NGT। और जैसे कि मैंने आपको बताया सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एंड स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड विल कंटिन्यू टू डील विथ एयर पॉल्यूशन, हाउएवर द कमीशंस ऑर्डर विल प्रिवेल इन द केस ऑफ कन्फ्लिक्ट। जबकि जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई EPCA थी, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन कंट्रोल अथॉरिटी, दैट विल बी रिमूव्ड एंड इट विल बी रिप्लेस्ड बाय कमीशन फॉर एयर क्वालिटी। The EPCA and all such committees now shall stand dissolved। चलिए इस टॉपिक के बेसिस पे हमने आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है। प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल टेकन फ्रॉम साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेगमेंट। इट इज अबाउट चैपेया मिशन।
दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस पेपर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। तो चैपैया का फुल फॉर्म है क्रू हेल्थ एंड परफॉर्मेंस एक्सप्लोरेशन एनालॉग। तो ये जो मिशन है ये नासा लेकर के आ रहा है और ये 2022 में शुरू होगा। तो इस मिशन के अंतर्गत 4 कैंडिडेट्स को चुना जाएगा और उन 4 कैंडिडेट्स को 1 साल के लिए किस तरह के सेक्लूडेड हाउस में रखा जाएगा। बिग बॉस में जैसे लोगों को रखते हैं वैसे ही 1 साल के लिए 4 कैंडिडेट्स को इस सेक्लूडेड हाउस में रखा जाएगा। इस हाउस का एरिया होगा लगभग 1700 स्क्वायर फुट और इसको 3D प्रिंटर की मदद से बनाया गया। इसको नाम दिया गया है मार्स ड्यून अल्फ़ा। इस तरह का घर को नाम दिया गया मार्स ड्यून अल्फ़ा। मार्स ड्यून अल्फ़ा इसको इसलिए नाम दिया गया क्योंकि इसमें इस तरह के कंडीशंस बनाए जाएंगे अंदर कि जो इसमें रहने वाले लोग हैं उनको मार्स के सरफेस पे रहने वाली फीलिंग्स यहाँ पे दी जाएगी। तो मतलब द इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ दिस हाउस जिसका नाम है मार्स ड्यून अल्फ़ा विल बी लाइक स्टेइंग ऑन द सरफेस ऑफ मार्स। तो आप अगर इसमें अंदर रह रहे हैं ये 4 लोग तो दे विल फील लाइक दे आर स्टेइंग ऑन द सरफेस ऑफ मार्स। वहाँ पे बेसिक जो उनकी रिक्वायरमेंट है जैसे किचन, एरियाज फॉर मेडिकल, रिक्रिएशन, फिटनेस, वर्क, क्रॉप ग्रोथ, टेक्निकल एरिया या फिर बाथरूम्स वगैरह वो सब कुछ अंदर बना के दिया गया है। वो लोग यहाँ पे 1 साल रहेंगे इस घर में मार्स ड्यून अल्फ़ा में। ये मार्स ड्यून अल्फ़ा इज़ ए हैबिटेट दैट विल सिमुलेट व्हाट इट फील्स लाइक टू कैरी आउट मिशन ऑन मार्स। तो मार्स पे रहने जैसी फीलिंग आएगी। इस तरह के मिशंस को कहा जाता है एनालॉग मिशन। एनालॉग मतलब जिस तरह का मार्स पे कंडीशन उसी तरह का एनालॉगस कंडीशन हमने अर्थ पे बना दिया ताकि यहाँ के अंदर हम अपने लोगों को रख सकें और उनके ऊपर स्टडी कर सकें कि अगर ये लोग मार्स पे रहते तो इनके ऊपर क्या क्या इम्पैक्ट आते। और द कंडीशंस विल बी मार्स रियलिस्टिक एज मच एज पॉसिबल। तो थोड़े बहुत रिस्क होंगे इसके अंदर रहने वाले लोगों का। कुछ मेजर इशू जैसे कि ऑफ कोर्स प्राइवेसी या कॉन्फिडेंशियलिटी विल बी अ मैटर ऑफ कंसर्न। बिग बॉस की तरह इनको हर वक्त मॉनिटर किया जाएगा। माइनर डिस्कम्फर्ट्स हो सकते हैं बिकॉज ऑफ एक्सपोजर टू एक्स-रेज, लेकिन हाँ कोई खास रिस्क नहीं होगा। नासा ने अब कहा है कि कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। ऑनलाइन जाइए नासा की इस अल्फा कॉन्सेप्चुअल मार्स ड्यून अल्फ़ा के लिए आप अप्लाई कीजिए, हो सकता है आप चुने जाएं। उसके बाद आपको 1 साल तक इस घर में रहना होगा। आपके ऊपर स्टडी की जाएगी कि अगर आप इसके अंदर रह रहे हैं तो मतलब आप मार्स के ऊपर रह रहे हैं और आपके ऊपर क्या क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकते हैं। अब ये एनालॉगस मिशन क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं वो भी समझिए। देखिए हर वक्त तो आपको हर बार तो सरफेस पे आउटर स्पेस या आउटर प्लैनेट के सरफेस पे तो भेजा नहीं जा सकता है, तो उस तरह का कंडीशन अर्थ पे क्रिएट करके स्टडी की जा सकती है। तो इट इज़ रिसोर्स इफेक्टिव, मनी इफेक्टिव। हर वक्त आप सरफेस पे किसी आप दूसरे प्लैनेट के सरफेस पे तो भेजा नहीं जा सकता, तो वहाँ पे भेजने से पहले हमारे अर्थ के ऊपर भी इस तरह का एनालॉगस कंडीशन क्रिएट करके इस तरह के एनालॉग मिशन में हमारे साइंटिस्ट स्टडी कर लेते हैं कि हमारे जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनके बॉडी पे क्या क्या निगेटिव इम्पैक्ट्स पड़ सकते हैं इफ़ दे गो टू द अदर प्लैनेट। तो ये कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है और कोई मेजर नेगेटिव हार्म होने वाला हो हमारे बॉडी पे तो वो भी पहले पता चल जाता है विथ हेल्प ऑफ दिस एनालॉग मिशन। और इस तरह का एनालॉग मिशन आ रहा है चैपैया विच इज मार्स एनालॉग मिशन बीइंग ब्रॉट बाय नासा। द नेक्स्ट आर्टिकल इज टेकन फ्रॉम असम सेगमेंट। इट इज अबाउट कृतज्ञता पोर्टल। तो कृतज्ञता पोर्टल इट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस पेपर 6 असम इश्यूज पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसके बारे में सीधा सीधा पढ़ लेते हैं क्या। मैं पहले बता दूं क्या है कृतज्ञता पोर्टल। ये एक ऑनलाइन पोर्टल है जिस पे जो हमारे रिटायर्ड टीचर्स हैं हमारे स्टेट के वो अपने पेंशन के लिए जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो ऑनलाइन तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं ताकि उनको बेवजह का सरकारी ऑफिसेज में ना जाना पड़े अपने पेंशन की सारी फॉर्मेलिटीज़ को कंप्लीट करने के लिए। सारा जो भी रिक्वायरमेंट है ऑनलाइन हो जाएगा। दैट इज़ द पर्पस ऑफ कृतज्ञता पोर्टल। अभी तो रिटायर्ड टीचर्स के लिए लाया गया है, बाद में सारे स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए उनके पेंशन रिलेटेड प्रोविजंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए कृतज्ञता पोर्टल एप्लीकेबल होगा। तो इन ऑर्डर टू सिंप्लीफाई एंड फैसिलिटेट पेंशन disbursement to retired teachers and employees of provincialized schools, Dr. Himanta Biswa Sarma, Honorable Chief Minister of Assam, reviewed नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर डेवलप्ड। तो NIC ने इसको डेवलप किया, नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर ने डेवलप किया है कृतज्ञता पोर्टल विच एम्स टू रीच पेंशनर्स एंड ब्रिंग देम अंडर वन स्टॉप सॉल्यूशन डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो इससे फ़ायदे क्या क्या होंगे? व्हाट आर द की फीचर्स? रिटायरीज कैन फिल देयर फॉर्म्स ऑनलाइन फ्रॉम एनी लोकेशन, टाइमली एंड एक्यूरेट कैलकुलेशन ऑफ रिटायरमेंट ड्यूज,
तो ऑनलाइन पोर्टल पे होगा तो टाइमली हो जाएगा सारा काम। फीचर ऑफ SMS अलर्ट ऑन मोबाइल एंड ईमेल अलर्ट्स रिगार्डिंग द फिलिंग अप ऑफ ऑल फॉर्म्स। जनरेशन ऑफ पेंशन पेमेंट ऑर्डर, तो कितना एक्चुअली उनका पेंशन बन रहा है वो सब कुछ ऑनलाइन आ जाएगा। रिटायरीज कैन ट्रैक द डिटेल्स रिलेटेड टू देयर अपडेटेड स्टेटस ऑफ पेंशन। अदरवाइज पहले सरकारी ऑफिस में सरकारी बाबू लोगों के चक्कर लगाने पड़ते थे रिटायर्ड होने के बाद कि सर पास करा दो, उस चक्कर में बहुत बार ये ब्राइब भी देना पड़ जाता था अपने पेंशन को बनवाने के लिए ताकि पेंशन पैसा निकल पाए। तो ये सब प्रॉब्लम से अब आज़ादी मिल पाएगी विथ हेल्प ऑफ दिस कृतज्ञता पोर्टल। दिस कैन बी एन एग्जांपल ऑफ ई गवर्नेंस। तो जब मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे होंगे और आसाम के अंदर ई गवर्नेंस पे सवाल आ जाए, या इंटरव्यू में भी खूब पूछते हैं कि ई गवर्नेंस का क्या फ़ायदा है, खासकर वो स्टूडेंट जिनका इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड रहता है, तो वहाँ पे कृतज्ञता पोर्टल जैसी चीज़ों को आप मेंशन कर सकते हैं और आप बोल सकते हैं कि सर अगर मैं सरकार में जाऊँगा, अगर मैं गवर्नेंस का हिस्सा बनूंगा तो इस तरह के पोर्टल को और ज़्यादा इंक्लूसिव बनाऊंगा और सिटीजन फ्रेंडली बनाऊंगा। उसके अलावा बेनिफिट्स ऑफ कृतज्ञता पोर्टल क्या होगा? सबमिशन ऑफ लेस नंबर ऑफ फॉर्म्स। अब ऑनलाइन है तो बहुत ज़्यादा धक्के खाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, काम आसान हो जाएगा। एक्यूरेसी ऑफ डाटा इज इंश्योर्ड, क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम है तो अपने आप सारा चीज़ें क्रॉस चेक हो जाएगा। नो मैनुअल कैलकुलेशन इज डन, सो द चांसेस ऑफ ह्यूमन एरर इज रिड्यूस्ड। ऑनलाइन रिटर्न एंड रिसीविंग इज पॉसिबल। ट्रैकिंग ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ ग्रीवेंसेस इज ऑल्सो डन। आपका अगर कोई कंप्लेन है तो ऑनलाइन ही आप चेक कर सकते हैं कि इस कंप्लेन पे क्या क्या एक्शन लिए जा रहे हैं। आगे क्या होने वाला है, अभी तो ये टीचर्स के लिए अप्लाई किया गया, लेकिन कृतज्ञता विल बी रोल्ड आउट फॉर ऑल एम्प्लॉयज ऑफ द आसाम स्टेट गवर्नमेंट इन फ्यूचर। इस टॉपिक के बेसिस पर हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है। प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कॉमेंट सेक्शन। The next article is taken from Assam segment. It is about Ujjwal Abhan. This topic is again important from our syllabus paper 6 Assam issues point of view. तो छोटा सा न्यूज़ है, हमारे देश के पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर रामेश्वर तेली जी ने लॉन्च किया है एक ONGC सपोर्टेड आसाम हैंडलूम प्रोजेक्ट। तो आसाम के अंदर एक हैंडलूम प्रोजेक्ट ला रही है ONGC, उसको इम्प्लीमेंट किया है मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो ये आसाम के अंदर हैंडलूम जो प्रोजेक्ट ला जा रहा है उसका नाम है उज्ज्वल आभान। और इस उज्ज्वल आभान में क्या किया जाएगा कि हंड्रेड्स ऑफ आर्टिसंस ऑफ भातियापार ऑफ शिवसागर आसाम विल बी ट्रेन्ड एंड सपोर्टेड इन हाथकरघा हैंडीक्राफ्ट। तो इनको ट्रेनिंग दी जाएगी, सपोर्ट दिया जाएगा इन हाथकरघा हैंडीक्राफ्ट और आर्टिसंस ऑफ भातियापार ऑफ शिवसागर। और ये जो प्रोजेक्ट ला रही है ONGC जिसको इंप्लीमेंट किया मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, दिस इज पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज आज़ादी का अमृत महोत्सव। दिस आज़ादी का अमृत महोत्सव इज 75th ईयर इंडिपेंडेंस सेलिब्रेशन। तो 2022 में 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस सेलिब्रेशन होगा, जिसके लिए हम अभी से तैयारी शुरू कर दी है, अलग अलग इनिशिएटिव्स लेकर के आ रहे हैं। उसी इनिशिएटिव के अंतर्गत ये शिवसागर के अंदर आर्टिसंस को ट्रेन किया जा रहा है, जिसका नाम है इस स्कीम का उज्ज्वल आभान। कल जो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। स्वनिर्भर नारी स्कीम इज रिलेटेड टू हैंडलूम सेक्टर एंड विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू? सुबनसिरी इज राइट हैंड ट्रिब्यूटरी, धनसिरी इज लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी, एब्सोल्युटली करेक्ट, सो द बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।